जी सर, पुनः एक बार सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। धम्म सेवक संघ की जो हम विचारधारा रख रहे हैं और धम्म सेवक संघ से जो कार्य कराना चाह रहे हैं, उसके पीछे ये है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं कार्य करने में। जो कार्य हमें नर्सरी स्तर से प्रारंभ कर देने चाहिए थे, वो कार्य अभी हम 45 और 60 वर्ष के साथियों में करते चले आए। तो मान्यवर संस्थापक जी ने ऐसा सोचा है कि इस कार्य को करने के लिए हम 20 और 35 वर्ष के युवाओं की सेकंड पीढ़ी में इसको ट्रांसफर करें। हमारे पास सीनियर साथी तैयार हुए हैं पूरे भारत में, लेकिन वो सीनियर साथी कहीं ना कहीं अपने कामों में बिजी रहते हैं और उनके पीछे जवाबदारियां भी बहुत सारी हैं। और जो युवा साथियों के पास किसी प्रकार का मार्गदर्शन न होने के कारण वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाते हैं कुछ करने की चाहत में, और करने की चाहत में उनका सही मार्गदर्शन न होने के कारण हमारा युवा साथी फंस जाता है। और जो बहुजन आंदोलन बनना चाहिए, जो बहुजन आंदोलन तथागत गौतम बुद्ध ने प्रारंभ किया था, बाबा साहब ने इसको क्रांति कहा था, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने रखे। और मानवर कांसीराम साहब ने बताया कि इनको आप कैसे लागू करवा सकते हैं, कैसे इनका उपयोग करके समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो बहुजन आंदोलन जो हमारा दिखाई नहीं देता है संस्थाओं में, उस बहुजन आंदोलन को रखने के लिए मानवर साहब हमारे संस्थापक जी की ये विशेषता है कि भाई बुद्ध, कबीर, रविदास, बाबा साहब के नाम से साथियों को कैसे जोड़ा जाए। ये मानवर कांसीराम साहब ने उनको सिखाया था कि हम साथियों को कैसे जोड़ सकते हैं और जोड़कर कैसे रखा जा सकता है। एसटी, ओबीसी साथियों को इसमें कैसे एक साथ रखकर कार्य को आगे बढ़ा जाए। इस कार्य को करने के लिए युवाओं को आगे आना बहुत अनिवार्य है। आज समाज का युवा पैसे की चकाचौंध में और कुछ करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमसे पीछे छूटा हुआ है। उसको हमें एक साथ में लाकर बहुजन आंदोलन के प्रचारक के रूप में 5 साल तक जो मान्यवर संस्थापक जी ने सोचा है कि 5 वर्ष हम उन साथियों को बहुजन मूवमेंट की क्रांति कैसे चलती है, भाईचारा कैसे चलता है, मित्रता कैसे चलती है, और मित्रता के साथ हम कैसे बहुजन आंदोलन को जोड़े रखते हुए जनमानस के विश्वास को कैसे जीत कर इस कार्य को कर सकते हैं। जैसे साहब ने कहा कि आज समाज पूरी तरह से फंसा हुआ है। गौतम बुद्ध के समय में ही भी समाज इसी तरह अंधविश्वास और विभिन्न प्रकार के कार्यों में फंसा हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मैं सीधे सीधे समाज को कैसे समझाऊं, समाज फंसा हुआ है। तो उनको डाउट होता है, उनको विषाद योग होता है बुद्ध को कि मैं समाज को समझाऊं तो कैसे समझाऊं, समाज मेरी बात मानेगा तो कैसे मानेगा। तो यही विचार को लेकर हमारे संस्थापक जी ने सोचा है कि युवा हमारी बात मानेगा तो क्यों मानेगा, क्योंकि हर समाज में ग्रुप होते हैं और ग्रुपों में एक एज फैक्टर होता है, और एज फैक्टर के साथियों में ही समान एज के साथी बैठना पसंद करते हैं। तो सीनियर पर्सन्स जो हमारे हैं, उनकी बात को यूथ नहीं समझता है, इसलिए यूथ में ही उसकी विंग बनाई जाए। और हमारे ऊर्जावान साथी जो योगेश गौतम साहब हैं, उनकी देखरेख में इस कार्य चलेगा। और फौजी जो हमारे कई साथी हैं, फौजी साथियों से इसकी ट्रेनिंग रहेगी। गाइडलाइंस हमारे संस्थापक जी के और आचार्य जी के द्वारा रहेंगे। और 18 मार्च का जो हमारा कार्यक्रम है,
उसके लिए हमें पहला अनुशासन की पहली सीढ़ी होती है ड्रेस। ड्रेस में अगर सब साथी दिखेंगे तो ड्रेस पहनने के बाद एक शरीर में जो एनर्जेटिक प्रभाव बनता है, वो प्रभाव ड्रेस पहनने के बाद ही बनता है। जैसे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों में आते हैं, शिविरों में आते हैं, तो सफेद ड्रेस पहन के जब हम आते हैं तो एक अलग ही अनुभव हमारे चित्त में, हमारे शरीर में और हमारे माहौल में बनता है। और जब हम ड्रेस पहनेंगे, हमको ये लगेगा कि हम धम्म सेवक हैं। किसके सेवक हैं? धम्म की सेवा के लिए हम खड़े हुए हैं। तो एक अलग अलग ही फील हम महसूस करेंगे। और उन युवा साथियों को सपोर्ट करने के लिए संस्थापक जी ने सोचा है कि जितने भी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हैं, प्रत्येक राज्य के संयोजकगण से संयोजकगण, कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, महासचिवगण, सचिवगण और जितने भी हमारे जवाबदार जिला स्तर से लेकर संभाग स्तर तक के पूरे कार्यकर्ता हैं, इस ड्रेस को सबसे पहले 15-14 फरवरी तक सबकी ड्रेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं आखिरी तक बन बलूंगा, अभी 18 मार्च बहुत दूर। 18 मार्च के चक्कर में न पड़े, क्योंकि शादियां का दौर है। उस समय टेलरों के पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं। टेलर 8 दिन के कपड़े सिलाई की कहकर आपको 15 दिन से पहले नहीं देने वाला। शादियों के सीजन चल रहे हैं, तो 15 फरवरी तक ही अभी हम ड्रेस डाल दें लेकर, ज्यादा से ज्यादा 31 जनवरी तक ड्रेस अपन ग्रहण कर लें और इस ड्रेस को तत्काल सिलने के लिए डाल दें, तो भाई आपको 4 दिन से 8 दिन के भीतर में ड्रेस सिलकर मिल जाएगी। और ये कार्य करने के लिए हमको कैसे कार्य करना है कैसे समझना है? किसी ठोस पदार्थ पर दबाव डालकर, खींचकर आकार बदलने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। ये भौतिक का नियम है। तन्यता माने खींचकर उसको सीधा करना और सीधा कर कर हमारे लिए उस धातु को काम में लेना। ये भौतिक का गुण है कि किसी भी चीज को ठोक कर, पीट कर उसको आकार में ढालकर उसकी तन्यता के अनुसार हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। और जो पदार्थ ठोस नहीं होती है, यानी कि मजबूत इरादे वाली नहीं होती हैं, उनको न खींचा जा सकता, न पनारा जा सकता, न हैमरिंग की जा सकती। और ऐसा करने पर वह पदार्थ या अक्सर टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की भी हमारे लिए पहचान हो जाएगी। ये पहचान करना है हमें धम्म सेवक संघ से कि ठोस पदार्थ मजबूत इरादे वाले कार्यकर्ता कौन हो सकते हैं। हम कैसे उनको हैमरिंग करते हुए हमारी विचारधारा के अनुकूल हम ढाल सकते हैं। और जो युवा इसमें नहीं ढलेंगे, उनमें तन्यता की कमी होगी, तो हम उन्होंने में तन्यता लाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको ये गुण लाकर उनको मजबूत तो वो हैं, लेकिन तन्यता की, फ्लेक्सिबिलिटी की उनमें कहीं कमी होगी, तो उसको हम मोटिवेशन से पूरा करेंगे। दूसरा गुण होता है कार्यकर्ता का तरलता। तरल, लिक्विडिटी अलग है और तरल अलग है। लिक्विडिटी का मतलब उससे आ जाता है तरलता का, मुद्रा से संबंधित ये मामला है, अर्थशास्त्र का मामला है। तरल क्या होती है? तेल, पानी और अन्य इस प्रकार की धातुएं। तो इनका गुण क्या होता है कि एक तो ये पतला होते हैं और बहने वाले द्रव होते हैं और ये हिलते डुलते हुए चलायमान रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता का ये दूसरा गुण भी हमारे पास होना चाहिए कि हमको कब पतला होना है, कहाँ हमें चलना है, कहाँ चलायमान होना है और कहाँ भाव के साथ हमें हमारे मार्गदर्शन के साथ बहकर चलना है। ये दूसरा गुण भी हमारे धम्म सेवक संघ में हम निखार कर मौजूद करेंगे। तीसरा गुण है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब है आज कर लिया, 10 दिन फिर नहीं किया तो कोई करने का फायदा नहीं है। इसे लगातार करते जाना है, सिलसिलेवार करते जाना है, निरंतर संपर्क में रहकर अपने भावों में एक साथ रहना है और आपसी सामंजस्य के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी हम संभव कर सकते हैं। ये 3 गुण हम धम्म सेवक संघ में उस दिन 18 मार्च को और 19 मार्च को बताएंगे।
कि आप मजबूत इरादे वाले पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, आपके हृदय मजबूत हैं, आपके नाड़ी तंत्र, आपकी मांसपेशियां मसल्स मस्कुलर्स कार्य करने के लिए तैयार हैं। आपको पानी और तरल पदार्थों की तरह कैसे कब होना है और संपर्क का भाव हमको कैसे बनाए रखना है, इस कार्य को करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। मैंने अभी एक मैसेज आप सबको भेजा है चलती मीटिंग के दौरान, उस मैसेज को भी देख लें। हमारे यूपी के जो नवनियुक्त संयोजक बाबूजी राजाराम आनंद साहब हैं, ये वाक्य उनका है, मैंने उसको ड्राइंग कर दिया है कि जो संस्थाएं हैं और उनके अध्यक्ष हैं, वो मिशन को कैसे चलाते हैं। वो मिशन को अपने गले में डाल के आजीवन चलते रहते हैं। मिशन तो नहीं चलता, लेकिन चलते चलते उनका गला जरूर फंस जाता है और गला फंसकर वो कहीं ना कहीं दम घोट देते हैं और जो विचारधारा समाज तक जानी चाहिए वो विचारधारा नहीं जाती है। मैंने अभी सभी साथियों के पास चलती मीटिंग में इसका ड्राइंग करके भेजा हुआ है, आप देख लेना। अभी मैंने भेजा है चलती मीटिंग के दौरान। तो ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने तो इसे ड्राइंग करके भेजा है। ये शब्द हमारे बाबूजी माननीय राजाराम आनंद साहब के हैं। तो हमको धम्म सेवक संघ के माध्यम से समाज की जो घेराबंदी नहीं हो पा रही है, युवाओं की जो घेराबंदी नहीं हो पा रही है, मार्गदर्शन ना होने के कारण युवा करने के लालच में, कुछ करने के जज्बात में, करने के हौसले में, सही काउंसलिंग ना होने के कारण हमारा युवा फंस जाता है। और एक बार युवा अगर किसी गलत कार्य में फंस जाए, पुलिस रिकॉर्ड में वो फंस जाए, तो उसका जो विल पावर होता है वह डाउन होता है। और एक कर्मशील युवा का अगर विल पावर डाउन होता है, तो उसका अनुसरण करते हुए हमारे मोहल्ले के, पड़ोस के और आसपास के पूरे युवाओं पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस कारण से हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता है। जिनके कंधों पर ये कार्य चलना चाहिए, वो कंधे झुक जाते हैं और हमारा कार्य रुक जाता है। धम्म सेवक संघ के इतने कार्यों को करने के लिए, उन्हें पूर्णकालिक प्रचारक बनाने के लिए और अगली पीढ़ी में विचार को प्रतिस्थापित करने के लिए ये कार्य किया जाएगा। और इसके सपोर्ट के लिए हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो ओरिजिनल विंग है, मुख्य विंग है, वह समय समय पर इसको सपोर्ट करेगा। और पूरे भारत में जितने युवा हैं, उन युवाओं को हमारी अच्छी कार्यशैली, अच्छी भावना और अच्छे कार्य से हम समाज में इसको आगे बढ़ाएंगे। और संस्थापक जी ने जो बहुजन आंदोलन का प्रचार कैसे समाज में किया जाए, कैसे रखा जाए, अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, ये कार्य करने का जो कार्य हम सबको दिया है, हम पर विश्वास किया है, उस कार्य को हम पूरा करेंगे और शीघ्र ड्रेस लेकर उसको सिलवाएंगे और सिलवाकर सभी साथी अपने अपने फोटो डालेंगे। जैसे भैया साहब जी ने ड्रेस सिलवा ली है, उनका फोटो चल रहा है। संस्थापक जी ने और पहले सिलवा ली थी, उनका भी फोटो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे चल रहा है। तो शीघ्र से शीघ्र मैं भी आज ड्रेस डालने वाला हूँ। हमारे मध्य प्रदेश की संयोजक माननीय डीपी गोलिया साहब भी आज ड्रेस डालने वाले हैं और भी हमारी कार्यकारिणी है वो भी ड्रेस डालने वाले हैं। मेरे पास 20 जोड़ी कपड़े राष्ट्रीय कार्यालय से आ चुके हैं। मैं आज लगभग आधे कपड़े सिलने डालने वाला हूं और आप भी सब ऐसा करें, यही मंशा है प्राथमिक दौर की। शीघ्र अन्य बातें अपडेट होकर आपके सामने पहुंचती रहेंगी, क्योंकि ये डीएसएस का नया कॉन्सेप्ट है। इसका कोई अभी सिलेबस नहीं है, इसका कोई अभी दिशा निर्देश नहीं है। दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं मान्यवर साहब द्वारा, आचार्य द्वारा उनका एक्सप्लेन किया जाएगा। और बहुजन आंदोलन के जो हमारे पायोनियर रहे हैं, उन्होंने कैसे चलाए, उनमें से ही हम निकाल के लाएंगे, अलग से कहीं से नहीं बनाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने 18 मार्च को मजदूरों को, युवाओं को, कर्मचारियों को, बहुजन नेताओं को, मजदूर वर्ग को और सुविधा भोगी लोगों को, गैर सुविधा भोगी लोगों को, सबको आंदोलन करने के लिए 18 मार्च 1956 संदेश भूमि आगरा रामलीला मैदान से दिया था। उसकी एक किताब भी है,
माननीय एडवोकेट करतार सिंह भारती जी, जो आगरा के हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन हैं, उन्होंने उस आंदोलन को देखा था। वो किताब अगर माननीय बीएल चंद्रा साहब को मिल जाए, तो वो 2-3 किताब आप लेकर रख लें पहले ही, और हो सके तो एक मुझे भी भिजवा दें। वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय एडवोकेट करतार सिंह भारती साहब की किताब है। तो चंद्रा साहब उनके संपर्क में हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो 2, 4, 6 किताबें ज़रूर अवश्य कर लें। यहीं मेरी बात खत्म होती है। आप सभी ने मुझको समय दिया। बहुत-बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय हिंद। जी, जी, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। आपने बहुत ही जो आगामी 18 मार्च का प्रोग्राम है उसमें आपने बहुत ही सुंदर विचार रखे और धम्म सेवक संघ बनने की 3 जो ठोस गुण बताए आपने, बहुत ही सराहनीय है। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शब्दों को मार्गदर्शित कर किया है। हम सभी को धम्म सेवक को अनुशासन में भी रहना है और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की है। आपका बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर साहब। अब मैं हमारे आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब बहुत से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए और आज इस जो वेबिनार पिछले 1.5 घंटे से चल रहा है उसमें अपने विशिष्ट अतिथि माननीय महेश्वर बॉस साहब ने, मुख्य अतिथि माननीय बादल से बॉस साहब ने विचार रखे हैं और जो रूपरेखा बताई गई है मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं माननीय साहब मेरी आवाज आ रही है गौतम जी? सर आ रही है लेकिन नेटवर्क में थोड़ा सा हो जाए तो मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है। जी आ जी रही सर, है अब? आ रही सर, आ रही है। चलिए जी, पुनः एक बार गुरु संतों को नमन करते हुए बातें लगभग सभी आ गई हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर वोद साहब ने भी अपनी बात को रख दिया है। आज के मुख्य अतिथि माननीय बादल सिंह बोस साहब ने भी अपनी बात को रख दिया है। मैं तो केवल अब यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साथियों के पास कपड़ा पहुंच गया है वो जल्दी से जल्दी अपनी ड्रेस सिलवाकर उसे पहन के उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी संसाधन हो सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो उस पर उसका प्रचार करें, जिससे दूसरे साथी भी प्रेरित होकर जल्दी से जल्दी अपनी ड्रेस को सिलवाएं। और जिन्होंने अभी कपड़ा केंद्रीय कार्यालय आगरा से नहीं मंगाया है वह साथी भी जल्दी से जल्दी कपड़ा मंगा लें। और तीसरा, पैसा यथासंभव जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप लोग कलेक्शन करें, कलेक्शन करके पैसा जमा कराएं जिससे आगे का जो कार्यक्रम है उसको सही रूप दिया जा सके। और सारी बातें मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने रख दी हैं। ज्यादा शेष समय मैं अभी आपका भी नहीं लेना चाहता और मुझे निकलना भी है। और अगले सप्ताह फिर आप लोगों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अगले सप्ताह फिर आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि एक सप्ताह के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है। 18 मार्च के प्रथम धम्म सेवक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन को कामयाब बनाने के लिए इस सप्ताह के अंदर आपने क्या किया है, कितना कलेक्शन किया है,
कितनी ड्रेसें सिलवाई हैं, कितना कपड़ा आपने मंगवा लिया है, कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट और है। तो इस किस्म की सभी साथी, सभी हमारे प्रदेशों के संयोजक, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश कार्याणी के जो पदाधिकारी लोग हैं, तो वो साथी सभी अगले सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट आप लोग जरूर रखेंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं तो रहूंगा ललितपुर में, प्रोग्राम है उसमें रहूंगा। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आप दोनों सलाह मशवरा आपस में करके तारीख और समय तय कर लेंगे। लेकिन एक हफ्ता के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट सभी साथियों को जरूर देनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब ठीक है इतना। और जितने साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस अधिवेशन को, युवाओं के इस आंदोलन की बीज को, ये समझिए कि 18 मार्च को 2023 को इसका बीज रखा जाएगा, जो आने वाले सैकड़ों वर्ष तक इसको काम कर, युवाओं को तैयार करने के लिए हम लोग कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कितना अच्छा एक आने वाले हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी गौतम जी। गौतम जी का माइक खोल दीजिए, बंद है गौतम जी का माइक। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम माननीय अध्यक्ष जी को सुन रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी को अभी और मीटिंग में फिजिकली उपस्थित रहना है, और जो हमारे बीच में आज हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष और विशेष अतिथि के रूप में जो सभी उपस्थित रहे, हमारे जितने भी साथी आज इस वेबिनार में उपस्थित रहे, गौतम मैं साहब, सभी का। गौतम जी, जी सर। इसके सह संयोजक और जवाबदारी यूपी के हमारे बाबूजी हैं, उनने भी ले रखी है कि मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि यूपी में होने के कारण मैं इसका जवाबदार रहूंगा। तो जी जी बाबूजी को भी थोड़े 5 मिनट दे दीजिए। जी जी सर। जी जैसा माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी का आदेश, हमारे उत्तर प्रदेश से बाबूजी राजाराम जी आनंद साहब को मैं सर तहे दिल से इनवाइट करता हूं, आप आए। और जो 18 मार्च 2023 को आगरा में कार्यक्रम प्रस्तावित है, आप उस पूरे स्टेट के आरबीएम के अध्यक्ष हैं, तो मैं आपको सर बुलाना चाहता हूं, आप आए और हमारा 5 मिनट में मार्गदर्शित करें, माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद गौतम जी। वैसे तो ये परंपरा के विपरीत है, लेकिन चूंकि जो परंपरा तोड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि इस मूवमेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो मैं इसलिए कहीं जवाबदेह नहीं हूँ। अगर उन्होंने आदेश दिया है तो मैं सबसे पहले रखने से पहले उन सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, और उनमें भी विशेष तौर पर करुणा के महासागर सम्यक संबुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। इस लाइन मीटिंग में हमारे माननीय अध्यक्ष और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व विधायक धर्म प्रकाश, इस मीटिंग में मुख्य अतिथि माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध जी, और सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश के, एक तरीके से मैं तो उनको ओरिजिनेटर ही बोलता हूँ, माननीय तो हमारे कई प्रदेशों के प्रभारी हैं। मैं सभी का
अभिवादन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कार्य होने जा रहा है तो निश्चित ही कुछ जो अभी तक हम लोग बहुत सारे संगठनों के माध्यम से देखते सुनते समझते रहे हैं, उससे थोड़ा हट करके है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा भी नहीं, अगर लोगों ने माननीय काशीराम साहब की मूवमेंट में काम किया है या उनको पढ़ा और समझा है, तो वो समझ सकते हैं कि साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को जब रुकावट सी महसूस हुई तो काशीराम जी चाहते तो मतलब सिरे से जो उन्होंने बहुत सारी अपने विंग्स खड़े किए, जो उन्होंने वामसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, फिर डीएस4 को खड़ा किया, फिर बीआरसी को खड़ा किया, बहुत सारे जो डिफरेंट शैडो ऑर्गेनाइजेशंस उनके या शैडो विंग्स थी, तो वो ये मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी कदम है। और मैं समझता हूँ चूंकि आरबीएम के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी आगरा के रहने वाले हैं, मेरे बहुत पुराने परिचितों में से हैं और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्होंने मेरे ख्याल से 18-19 साल की एज में ही मानवर काशीराम जी को मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा है, व्यवहारिक तौर पर उनका काम रहा है। और संगठन के मामले में तो हमेशा कहता रहता हूं मैं कि उनसे ज्यादा कुशल संगठनकर्ता मेरी नजर में वर्तमान में आजकल के दिनों में मुझे नहीं नजर आता। उन्हें बहुत अच्छा इसका अनुभव है, बहुत उनका जो अभी माननीय बादल सिंह बहुत जी ने बताया कि ठोस पदार्थ का क्या गुण होता है, तरल पदार्थ का क्या गुण होता है और तारतम्य का जो तो ये सारी चीजें, ये सारे गुण मैं समझता हूँ कि हमारे भी, ये बात सही है कि विचारक अपना रोल अदा करते हैं लेकिन प्रचारकों के बगैर विचारक शून्य है। अगर कोई उसके विचार को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके विचारों को लेके नहीं चलने वाला है, तो कोई भी विचारक कुछ भी नहीं है। तो मैं बस यही कहते हुए करीब 32-33 सेकंड और बची हैं कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश आगरा में होगा, जिसको इस देश और दुनिया के लोग संदेश भूमि के नाम से समझते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने लास्ट में जो गंभीर, सिंसियर और जो कहना चाहिए सीरियस जो मैसेज दिया है वो आगरा में ही दिया है, जो सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो सबके ऊपर उन्होंने मैसेज दिया है। तो ये यहाँ होने जा रहा है और चूंकि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में हम लोग इस काम को कर रहे हैं, मेरे कई साथी इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में 24 तारीख में हम शायद आधे से ज्यादा मंडलों में अपना सेटअप बना लेंगे। 5-5 आदमियों का प्रदेश का हमारा सेटअप बन चुका है और उनके माध्यम से हम फरवरी से 13 फरवरी तक 20 फरवरी तक जिलों में भी, बहुत सारे जिलों में 75 जिले हैं, वहां अपनी कमेटी 5 लोगों की खड़ी कर लेंगे। और इसी की बात है कि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, हालांकि वो उसी दिन कपड़ा आया था और टेलर भी आया हुआ था, तो वो वही हमने नाप दे दिया था, हम और भैया जी साहब सिंह बघेल जो समाज कल्याण परिषद के कन्वीनर हैं, नेशनल कन्वीनर, तो हमारी ड्रेस सिल गई थी। वो मेरे पास भी है ड्रेस, मेरा फोटो अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है ड्रेस में। तो माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी की ड्रेस, भैया जी की ड्रेस और मेरी ड्रेस, तीनों की सबसे पहले सिल गई है। हम लोगों ने पहन के देख भी ली है, उसका डिस्प्ले भी हुआ है, लेकिन मेरा फोटो डिस्प्ले नहीं हुआ है। मैं भी चाहता हूं कि अगर सेंट्रल ऑफिस समझे तो मुझे भी लोगों के सामने आने दें। मेरी एज जरूर 70 ईयर्स है, लेकिन मैं किसी युवा से कम नहीं हूँ। आज शेयर करें बाबूजी आपकी इमेज, जो ड्रेस वाली इमेज शेयर करें आज। मेरे पास नहीं है, वो मुझे आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, और वो मुझे भेजी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय विधायक जी ने भेजी थी,
धर्म जी प्रकाश जी भारती। आज हो जाएगी, मेरे पास होती तो हो ही जाती है। हाँ, मैंने आपसे अनुरोध किया था, मैंने कहा साहब मेरी फोटो भी डिस्प्ले मेरे कर। पास नहीं आई, नहीं आई। हाँ, मैं यही आपसे आश्वासन देते हुए कि उत्तर प्रदेश किसी से भी पीछे नहीं रहेगा, जी चाहे वो उड़ीसा के साथी हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के साथी हों, चाहे मध्य प्रदेश के साथी हों। और मैं जानता हूँ कि जिस प्रदेश में और जिस जगह कार्यक्रम होते हैं उसमें 50% से ज्यादा रोल जो है लोकल वहीं का होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग भी लगभग 50% भूमिका में रहेंगे। यही मैं अपनी बात रखते हुए आप सभी का पुनः साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जी बाबू जी, मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा से भेज दूंगा आपकी ड्रेस। चलिए कोई बात नहीं। बाबू जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ साहब, रही है आ सर, रही आ है। रही है, सुन ली। ठीक ठीक। हाँ, आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद।